हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास नंबर 9 हमारी शुरू हो चुकी है और आज हम इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे अपने एलसीएम एचसीएफ को बच्चे। और एक बेहतरीन सफ़र हमारा इस चैप्टर का रहा। मंडे ऑनवर्ड्स, सोमवार से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। चैप्टर पूरे वीक चलेगा आपका और एक अच्छा चैप्टर होगा। वहां से भी सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। श्योर ही होता है कि सवाल टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम से बने ही बने। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही हमको ये एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ा, क्योंकि वहां हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे लिए वो चीज़ नई ना हो। इसीलिए मैंने ये पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ा दिया कि एलसीएम तो वहां भी पढ़ना था अलग में। अगर मैं अलग से आपको एलसीएम पढ़ाता तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ती आपको भी। सोचा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ही हम कवर कर लेते हैं, फिर हम अपने वापस अर्थमेटिक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। बच्चे, आई थिंक एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था कल। क्या यही था होमवर्क? एक बार देखेंगे इसे और बताएंगे मुझे जवाब इसका क्या होगा। सवाल करा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ का 56 गुना है। और कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी कौन सी होगी? आपका पी वाई क्यू, यानी कि पूछा गया गया सवाल है। हाँ, ये नहीं था कोई बात नहीं, इसे कर लो आप। देखो, एलसीएम जो है एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम बराबर क्या है? 56 गुना किसका? एचसीएफ का। एलसीएम बराबर 56H। फिर उसने कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है ना। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है। एलसीएम एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना है? 1710। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस एल की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं? तो एच प्लस 56H बराबर 1710, 57H बराबर 1710। तो एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा 1710/57। तो ये 3 बार जाएगा, 57 तिया 171। तो एच सी एफ कितना आ गया? 30। बच्चे, एच सी एफ अगर आपका 30 आ गया, एच सी एफ अगर 30 आ गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 56 गुणा एच सी एफ कितना है? 30। इसको गुणा मत करना, ऐसे रहने दो। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि एलसीएम गुणा एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है? 56 गुणा 30। एच सी एफ कितना है? 30। एक संख्या कितनी है? 240। और दूसरी संख्या आपने निकालनी है। और आपसे बेहतर इस सवाल को कोई नहीं कर सकता है। 0 से 0 गया, 3 अट्ठू 24, 8 सत्त 56 और 7 तिया 21, यानी कि 210। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 210। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 57 आया है बच्चे। 1H और 56H जुड़कर एक लड़का और दो लड़का मिलकर कितने लड़के बनेंगे? एक बॉय प्लस 2 बॉय मिलकर कितने बॉय बनेंगे? 3 बॉय बनेंगे ना। तो 1H प्लस 56H मिलकर कितने एच बनेंगे? 57H। बात क्लियर हो गई? तो दूसरी संख्या कितनी है? 210। चलो, ये चीजें अब आपकी यहां पर एंड होती हैं और अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 8, जिसका नाम है मिसलेनियस, यानी कि विविध। विविध यानी कि अलग अलग तरह के सवाल जो आपसे एलसीएम एचसीएफ से पूछे जाते हैं। थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, और जहां पर हम एलसीएम और एचसीएफ की मदद हमको लेनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस को। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मिसलेनियस में, मेरे पास 10-12 क्वेश्चन के करीब हैं। तो चलिए करते हैं बच्चे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखेंगे जरा इस सवाल को।
इस तरह के क्वेश्चन थे। एक दो बच्चे कह रहे थे सर वो क्वेश्चन नहीं कराए, घंटी वाले क्वेश्चन नहीं कराए, ईंट पत्थर वाले क्वेश्चन नहीं कर। सारे क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में उनको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, देखेंगे एक बार कि 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। चारों घंटियां एक साथ बजी। अब कह रहा है कि इसके बाद वो क्रमशः 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पहली बार वो कितने मिनटों में एक साथ फिर से बजेंगी। अब एक घंटी वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुनना। देखो 4 घंटियां हैं, 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी, 4 घंटी। चारों घंटी एक साथ बजी, एक साथ बजी चारों घंटी, टन से चारों घंटी। फिर दोबारा बजने का सबका अपना अलग अलग समय है। पहली घंटी जो है वो हर 6 सेकंड के बाद बजती है। शुरू में तो चारों एक साथ बजी हैं। फिर उसके बाद जो पहली घंटी है वो हर 6 सेकंड के बाद बजती है। दूसरी हर 8 सेकंड के बाद बजती है। तीसरी हर 10 सेकंड के बाद बजती है। और चौथी हर 12 सेकंड के बाद बजती है। आपसे कह रहा है कितने मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली घंटी की बात करता हूं तो वो 6 सेकंड बाद बजेगी, फिर 12, फिर 18, फिर 24, ऐसे बजती जाएगी। दूसरी घंटी 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, ऐसे बजती जाएगी। तीसरी घंटी 10, 20, 30, 40, ऐसे हर 10 सेकंड के बाद बजती जाएगी। ये वाली 12, 24, 36, ऐसे बजती जाएगी। हमें बताना है वो समय जो तीनों चारों में कॉमन हो। हमें क्या बताना है, वो समय बताना है जो इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें भी आए और इसमें भी आए। वही समय होगा जब ये चारों घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी, जो इनका कॉमन टाइम होगा। और आप जानते हैं कि सर ये वाला प्रोसेस तो जाना पहचाना लग रहा है, सर इस प्रोसेस को तो एलसीएम कहते हैं। इसीलिए जब भी घंटी वाला सवाल आए और आपसे पूछा जाए कि इतने इतने अंतराल के बाद वो घंटियां बजती हैं और कितने मिनट के बाद वो फिर से बजेंगी, तो आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ 8, 10, एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 और 12। सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। क्या 10 के पहाड़े में 60 आता है? यस। 8 के पहाड़े में 60 नहीं आता। तो फिर 12 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 120 पे आ जाओ। 12 धाम 120। 10 के पहाड़े में भी आता है, 15 अट्ठे 120 और 20 छिक्के 120। यानी कि एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 120 सेकंड। अब एलसीएम 120 सेकंड का मतलब है वो सारी की सारी घंटी 120 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। और अगर मुझे इसको मिनट में बदलना है तो 120 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये सेकंड किस में बदल जाएगी? मिनट में बदल जाएगी। आप कह सकते हैं सर 2 मिनट के बाद वो फिर से बजेंगी। कितने मिनट के बाद? 2 मिनट के बाद। और आपसे यही पूछा है पहली बार वो कितने मिनट में एक साथ फिर से बजेंगी, फिर से बजेंगी। तो आपका जवाब होगा बच्चा 2 मिनट। ठीक है, अब इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछूं, इसी सवाल को, इसी सवाल में एक चीज मैं और ऐड करता हूं कि 30 मिनट में, 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी, कितनी बार एक साथ, एक साथ बजेंगी। ये मैंने नई चीज ऐड कर दी है। ये वाली लाइन काट काट दी मैंने, जो पूछा था उसका आंसर तो हमने निकाल दिया। मैंने एक नया सवाल आपके लिए बना दिया कि भाई 4 घंटियां निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर वो बजती जाती हैं। तो बताओ 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? पहली बार वो फिर से कितने सेकंड बाद बजेंगी? वो तो आपने एलसीएम निकाल दिया सर 120 सेकंड, और उसको मिनट में बदलेंगे तो बटा 60 यानी कि 2 मिनट। लेकिन ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि इतने मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी?
तो आपने क्या करना है, यहां तक का तो प्रोसेस सेम करना है, ये प्रोसेस तो सेम करना है कि पहली बार कितने मिनट बाद बजी, ये तो प्रोसेस सेम करना है। और फिर आपने क्या करना है कि अब आपको पता चल गया बच्चे कि वो घंटी हर 2 मिनट में एक साथ बजती है, ये पता चल गया ना कि एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट में वो बेल एक साथ बजेंगी। तो 2 मिनट, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आप कहोगे सर 30/2, और ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। 15, लेकिन 15 आपका जवाब हो जाएगा गलत, 15 नहीं होगा बच्चे। आपका जवाब ऐसे केस में होता है, आपका जवाब होता है 30/2 और +1, यानी कि 15 + 1 आप कहेंगे 16 बार। ये +1 करना बहुत जरूरी है, +1 करना। क्यों ये +1 पता है क्यों मैंने किया है? ये शुरुआत में जब वो एक साथ बजी, पहली लाइन पढ़ो, 4 घंटियां निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। जो जीरो टाइम था, बिल्कुल जीरो टाइम, मैंने चारों घंटियों को टांगा और सबको एक साथ बजा दिया। वो जीरो टाइम, वो वाला टाइम मैंने यहां पर काउंट किया है +1। ये जो 30/2 आपने किया है 15, ये तो आया है 2 मिनट, फिर 4, फिर 6, फिर 8, वो वाला टाइम। लेकिन जो इनिशियल टाइम था, जीरो टाइम था, जिस टाइम सबको एक साथ बजाकर छोड़ दिया और फिर सब अपने अपने टाइम पर बजी, वो इनिशियल, वो प्रारंभिक समय हमने +1 के रूप में लिखा है। तो 15 + 1 यानी कि 16 बार 30 मिनट में वो। चलिए बताएंगे भाई। हाँ, थोड़ा सा बफ आया था बच्चे, अब ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा सा बफ आया था क्लास में, लेकिन अब बिल्कुल ओके, आपकी क्लास चल रही है। तो सवाल पढ़ेंगे आराम से। कह रहे कि 6 घंटियां क्रम से है। ठीक है, ठीक है, ओके है ना क्लास अब? कह रहे 6 घंटियां क्रम से है, 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो पहले आप निकालो कि फर्स्ट टाइम कितने मिनट के बाद बजी हैं। आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ 12, 9, 6, 8, 3 और 10, इन सभी का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य, बताएंगे जरा इन सभी का एलसीएम कितना होगा? बच्चे आप एक काम करो, जिनका एलसीएम एक साथ ले सकते हो उनका ले लो। देखो 12, 9 और 6 और एक ये 3, इसको भी साथ में ले लो। इनका जो एलसीएम होता है, सबसे बड़ी संख्या 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होता है। और 6 को भी ले लो। हाँ, 6 को तो ले ही लिया हमने। अब मेरे पास संख्या क्या बची? 36, 8 और 10। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारी संख्या थी, मैंने ग्रुप बना लिया। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बना लिया कि 12, 9, 6 और 3 का एलसीएम मैंने 36 अलग से लिख लिया। अब मेरे पास 36, 6 और 10 बचा, इनका एलसीएम मैं अलग से ले लूंगा कि 2 से जाएंगे तो 18 बार, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएंगे 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 5, फिर 2 से जाएंगे 9 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, 5। अब 9 से जाएंगे तो 1, 1 और 5, और अब 5 से जाएंगे तो 1, 1 और 1। 2 दूनी 4 दूनी 8, नाम 72, पंजे 360। एलसीएम कितना आ गया? 360 मिनट, 360 मिनट। ठीक है, 360 मिनट्स आ गया। अब ये तो मिनट है, अगर हमको इसको घंटे में बदलना होगा, अगर हमको इसको घंटे में बदलना होगा तो आएगा 360/60, यानी कि 6 घंटे। यानी कि वो जो घंटियां हैं वो 6 घंटे में एक साथ बजती हैं। 6 घंटे में, 6 घंटे में एक साथ बजती हैं। तो आपका जवाब है 12 घंटे में। कह रहा है कि देखो शुरू होने के क्षण से,
शुरू होने के क्षण से। इसका मतलब है उसने जो फर्स्ट वाला है ना, जो प्रारंभिक टाइम है, वो इसने हटा दिया है, वो इसने हटा दिया है। अगर वो ये कहता कि टोटल 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो आपका जवाब होता 12/6 + 1। अगर ये पूछता कि टोटल 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, ये पूछता कि टोटल, लेकिन उसने कहा शुरू होने के क्षण से, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो उस केस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेना है, आपका जवाब होगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार। और भी अगर क्लियर करना है कि सर +1 क्यों नहीं किया, तो आप सवाल की पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में उसने ये भी नहीं लिखा हुआ है कि सारी घंटियां एक साथ बजती हैं, सारी घंटियां एक साथ शुरू में बजाई जाती हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। आप पढ़ो पहली लाइन, 4 घंटियां निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, ऐसा बोला ना, निश्चित समय पर, और फिर इतने इतने अंतराल पे बजती हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसने लिखा 6 घंटियां 12, 9, 6, 8 और 3, 10 के अंतराल पर स्वतः बजती हैं शुरू होने के क्षण से, यानी कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट हटा दिया है। तो हमारा आंसर होगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार। अगर वो ये कहता कि टोटल 12 घंटे में, तो हम +1 कर देते फिर। और हालांकि 3 ऑप्शन भी नहीं है, 3 ऑप्शन भी नहीं है, तो इतना कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, जरा ये सवाल बताइए मुझे। सवाल है, 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड और 44 सेकंड के नियम अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वो पहली बार 6 PM पर बजते हैं, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? इसके बाद क्लास है क्या आपकी? एक दो बच्चे मुझे बता दो, बाकी लोग पढ़ते रहो। इसके बाद क्लास है क्या? नहीं है तो फिर 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, क्योंकि आज मिसलेनियस के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है कि आपकी क्लास टाइम पर खत्म हो जाए, हो सकता है 10-5 मिनट बढ़ जाए। अगर नहीं होगी तो अजीत सर की क्लास होती है, मुझे नहीं पता, शायद वो खत्म हो गई है या चल रही है अभी। क्लास है, अरे है, अच्छा। उन्होंने तो कहा था कि 1 महीना ही चलेगी, बस खत्म नहीं हुई उनकी क्लास। इसीलिए जब आपका टाइम टेबल बन रहा था ना जीडी का, तो मैंने अपनी क्लास के बाद 1 घंटा फ्री रखवाया था कि 8 से 9 क्लास और 9 से 10 का टाइम फ्री रखना है, ताकि मैं कुछ दिन बाद आपका टाइम 1 घंटे से सवा घंटे या 1.5 घंटे कर दूँ। फिर अजीत सर ने बोला कि सर 1 महीना मेरी क्लास चलेगी, तो मुझे 1 महीना का टाइम आप दीजिए। तो 1 महीने का टाइम पता नहीं खत्म नहीं हुआ होगा, चलो मैं बात करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपकी क्लास 10-15 मिनट एक्सटेंड अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। कह रहे कि 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वो पहली बार 6 PM पर बजे, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? बताइए। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड 44 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकंड के बाद वो पहली बार, या कितने सेकंड के अंतराल में वो एक साथ बजते हैं? आप ये पता करो कि कितने सेकंड के अंतराल पर वो एक साथ बजते हैं। तो अगर वो 90 सेकंड और 44 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं ना, तो एक साथ कितने सेकंड बाद बजते हैं? तो आपका जवाब होगा सर LCM ऑफ 90 और 44। क्या हो जाएगा? 90 और 44। आपसे कह रहा है कि यदि वो पहली बार 6 बजे एक साथ बजे, तो अगली बार कब बजेंगे? आपने 6 PM पर जोड़ देना है उनका LCM। ठीक है, तो आपका जवाब, इसका LCM बताओ सबसे पहले। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? 2 कॉमन ले लूं, 45 और 22। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई साहब, है ना? अब तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब तो 45 का 45 आ जाएगा, 1 और 22, और 22 का 22 आ जाएगा, 1 और 1, है ना? तो एलसीएम हो गया 2 गुणा 45 गुणा 22। गुणा मत करना, ऐसे रहने दो। ये क्या हो गया? सेकंड में समय है, सेकंड में, सेकंड में। अगर मैं सेकंड को मिनट में चेंज करना चाहूं, अगर मैं सेकंड को मिनट में चेंज करना चाहूं, तो बच्चे मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? मैं इसको डिवाइड करूंगा 60 से।
किससे? 60 से डिवाइड करूंगा और ये सेकंड किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में। तो आप कहेंगे 15 चौके 60 और 15 तिया 45, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 11 बार, यानी कि 11 तिया 33 मिनट। आप ये कह सकते हैं कि सर 33 मिनट के बाद वो घड़ी एक साथ बजती है, एक साथ अलार्म बजता है उनका 33 मिनट के बाद। तो कह रहा है कि अगर पहली बार 6 पीएम पर बजा है तो अगली बार कब होगा? 6 पीएम में आप ऐड कर दो 33 मिनट। आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 6:33 पीएम पर आपकी जो अलार्म है वो दोबारा एक साथ बजेंगे। ठीक है। देखो अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं आपके लिए, देखो मेरे पास ना एक लिमिटेड टाइम होता है यार, 1 घंटा, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। मेरे पास अगर 1.5 घंटे का टाइम होता ना, मैं आपको चीजें बहुत फास्ट बताता फिर कि ऐसे भी अगर हो जाए तो। जैसे इस सवाल में आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं सवाल को, तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं देने वाला हूँ अब। ठीक है, इस सवाल का आंसर बहुत आसान था, भर भर के मुझे कमेंट में आंसर भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को यहां से हटाकर और मैं ना इसका एक ऑप्शन छुपा रहा हूं, मैं एक ऑप्शन में इसका छुपा रहा हूं, यही वाला ऑप्शन मैं छुपा रहा हूं इसका जो सही आंसर है, और मैं इसकी जगह लिख रहा हूं और ये ऑप्शन कर रहा हूं मैं नन ऑफ दीज। अब ये नया सवाल बन गया आपके लिए, अब ये सवाल ना आपके लिए नया बन गया। हाँ, सवाल कर रहा है कि वही सवाल है कि अगर वो पहली बार 6 बजे बजी हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो आपने कहा कि सर एलसीएम है 33 मिनट। अब इस 33 मिनट का मतलब क्या है कि वो हर 33 मिनट के बाद बजती हैं, हर 33 मिनट के बाद, एवरी 33 मिनट्स। तो पहली बार वो बजी होंगी 6 बजे, फिर अगली बार बजी होंगी 6:33 पे, अगली बार 6:33 पे। लेकिन मैंने ऑप्शन चेक किया कि मेरा ऑप्शन तो इनमें से कोई भी नहीं है 6:33, तो इसके थोड़ा सा और आगे जाओ, तीसरी बार जब वो बजेंगी ना, फिर आप इसमें 33 मिनट ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 3 3 6 और 1 7 और 6:76 या फिर मैं कह सकता हूं, सॉरी 3 और 3 6, 6:66, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 60 मिनट अगर मैं इधर दे दूं तो 7:06 पीएम, पीएम, यानी कि तीसरी बार वो बजेंगी 7:06 पे। भाई देखो, पहली बार बजी है 6 पीएम पर, पहली बार, फिर दूसरी बार बजेंगी 33 मिनट बाद 6:33। पिछले सवाल का जवाब वही था 6:33। लेकिन अगर मैंने 6:33 ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो अगली बार तीसरी बार कब बजेंगी? 33 मिनट फिर से ऐड कर दो। तो आप कहेंगे सर 33 मिनट फिर से ऐड किया तो ये आ गया 6:66, यानी कि 60 मिनट इधर दे दिया तो 7:06। या फिर आप मोटा मोटा घड़ी देखना आप सभी जानते हो, 6:33 में 33 मिनट और ऐड कर दो, 7:06 हो जाएगा। ऐसा सवाल पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है। तो हो सकता है कि अगर एग्जामिनर की बुद्धि घूम जाए तो आपके एग्जाम में भी रख दे और आप कहो कि यार ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, सवाल गलत है और मुझे तो फ्री के नंबर मिलेंगे। लेकिन वो सवाल गलत नहीं होगा, उसने पहली बार का 33 मिनट ऐड नहीं किया, उसने एक बार और ऐड कर दिया, ये भी ध्यान रखना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल करेंगे जरा। देखिए सवाल, ये जो मैं आज करा रहा हूं ना सवाल, ये मतलब बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। सवाल कर रहा है कि 4 धावक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड, 900 सेकंड का समय लिया।
ज्ञात करो कि दौड़ शुरू होने पर कितने समय बाद पहली बार वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये जब मैं आपको रेस वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना, रेस वाले, उस टाइम पर मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा। जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी पढ़ेंगे तो वहां पर एक रेस दौड़ भाग वाला एक टॉपिक आता है, उसमें कराएंगे। लेकिन मैंने यहां भी एक सवाल रख लिया है। सवाल कह रहा है कि उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600, 720 और 900 सेकंड का समय लिया। अब सुनो, मेरी बात सुनो, सामने देखो भाई साहब, आप, यस आप ही से कह रहा हूं, सामने देखो। हुआ क्या है कि पहला व्यक्ति एक चक्कर 400 सेकंड में पूरा करता है। मतलब ये कोई अगर ट्रैक है सर्कुलर वृत्ताकार, यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो पहले वाला जो बंदा है वो यहां से दौड़ के वापस यहां आता है कितने सेकंड में? 400 सेकंड में। वही बंदा फिर 400 सेकंड में, वही बंदा फिर 400 सेकंड में। यानी कि पहले वाले व्यक्ति को 400 सेकंड लगते हैं एक चक्कर मारने में, दूसरे वाले को 600, दूसरा वाला 600 सेकंड, फिर 600, फिर 600, तीसरे वाला 720, चौथे वाला 900। यानी कि इनको एक एक चक्कर लगाने में इतना इतना समय लग रहा है शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। इनका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो। ये 400 सेकंड बाद एक चक्कर मारता है, फिर 800, फिर 1200, फिर 1600, फिर 2000। ये 600, 1200, 1800, 2400, ये 720, 720 का डबल 1440, ऐसे चल के जाएगा। ये 900, 1800, 2700, 3600, ऐसे ये अपना चक्कर। तो वो समय जहां तीनों एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो होगा इनका एलसीएम। क्या होगा बच्चे? वो होगा इनका एलसीएम, यानी कि 400, 600, 720 और 900। ठीक है, ये सेकंड है ना? यस। तो आपको आंसर सेकंड में पूछा है, ठीक है। आप ऑप्शन से चेक कर लो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कहीं और लगाना दिमाग। ऑप्शन में वो संख्या देखो जो इन सब से कट रही हो, इन सब से कट रही हो। देखो संख्या अगर 9 से कट रही है तो भाई साहब संख्या 9 गुणा 100, यानी कि संख्या मेरी 9 से भी कटेगी। भाई ऑप्शन में मेरा आंसर सेकंड में ही दिया हुआ है, और मेरा आंसर वही होगा जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। इन सभी के पहाड़े में आने वाली संख्या ही तो बतानी है हमें। तो संख्या अगर 900 से कटेगी तो 9 से भी कटनी चाहिए, और संख्या अगर 9 से कटेगी तो सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 2 6 बात नहीं बनी, 4 2 6 बात नहीं बनी, 6 और 3 9 बात बन गई है, 1 और 8 9 बात बन सकती है। तो अब दो ऑप्शन मेरे पास बचे। अब मैं जाऊंगा किसके पास? अब मैं जाऊंगा 400 के पास। क्या 400 से 3600 कटता है? यस, 4 नाम 36। क्या 400 से 1800 कटता है? क्या 400 के पहाड़े में 1800 आता है? जरा 400 का पहाड़ा पढ़ना, 400 एकम 400, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 1800 तो नहीं आया, हटा दो। यही ऑप्शन आपका सही। वैसे भी आप ले सकते हो, इनका एलसीएम आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3600 एलसीएम आ जाएगा। आप इस तरीके से निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत मोटी मोटी वैल्यूज हैं, उठपटांग वैल्यूज नहीं है जो आप फंसोगे। तो ये 0 0 0 0 सब में से कॉमन ले लेना, 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 40, 60, 72 और 90। फिर और कुछ कॉमन ले लेना। ठीक है, तो ये आपका मैंने खुद से करने के लिए दिया है कि आप इनका एलसीएम कैसे निकालोगे। मैंने बता दिया 3600 सेकंड बाद वो फिर से एक बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ये सवाल करिए जरा, बताओ बच्चे जल्दी से आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग बताओ। भाई किसी का अगर पर्टिकुलर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं वो नहीं पढ़ पाता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग बुरा मत माना करो, क्योंकि आप अभी लाइव कम से भी कम 8-9 हज़ार बच्चे लाइव हैं। उनमें से भी कम 2,500-3,000 बच्चे कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं, और 2,500-3,000 बच्चे कमेंट करते हैं तो कितनी स्पीड से कमेंट चल रहे होंगे, ये बात आप सोच सकते हो। तो मैं जब भी फोकस करता हूँ स्क्रीन पर, जो 2 4 5 10 5
कमेंट मुझे दिख जाते हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर कमेंट स्क्रीन पर ही फोकस करूंगा तो फिर मैं बोर्ड पर, कैमरे पर और आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाऊंगा, वो हट जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेरी एक आदत रही है कि बेशक मैं कमेंट ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं जो डिलीवर करने आया हूँ, जो वैल्यूएबल चीज़, जो कीमती समय आप मुझे अपना दे रहे हो, उसको मैं प्रॉपर यूटिलाइज करूँ, वो चीज़ आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, सवाल कर रहा है, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड के बाद बदलती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेंगी, बताओ। ये भी वही सवाल है कि शुरुआती क्षण के, यहां भी शायद उसने कहीं नहीं लिखा हुआ है शुरू में एक साथ जली सारी लाइट, ऐसा नहीं लिखा हुआ, यहां भी +1 नहीं करेंगे। +1 कहां करते हैं? जहां पर वो बोलेगा कि एक साथ घंटियां बजी, शुरू में एक साथ बजी और फिर इतने इतने अंतराल पर बजती रही, तो बताओ इतने समय में कितनी बार बजेंगी? वहां +1 करते हैं कि एक साथ बजी। एक साथ बजी का मतलब है वो इनिशियल टाइम, प्रारंभिक टाइम। देखो, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 30, 40, 60 सेकंड बाद बदलती हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, पहली बार कितने सेकंड बाद बजी? क्या उत्तर आ रहा है भाई? 15। चलो देखते हैं। सबसे पहला हमें निकालना है कि वो पहली बार एक साथ कितने सेकंड बाद वापस बदलती हैं, तो वो आएगा इनका एलसीएम, यानी कि 30, 40 और 60। कितना आया बच्चे एलसीएम? ये आया है 120, यानी कि वो 120 सेकंड के बाद, 120 सेकंड के बाद एक साथ बदलती है, 120 सेकंड के बाद। तो 120 सेकंड को अगर मिनट में बदलना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2 मिनट। यानी कि बच्चे वो हर 2 मिनट में एक साथ बदलती हैं, हर 2 मिनट में। सवाल कर रहा है कि 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बदलेंगी? 30 मिनट में, 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बदलेंगी? तो आपका जवाब होगा 30/2, यानी कि 15 बार। क्या जवाब होगा बच्चे? 30 मिनट में एक साथ 15 बार बदलेंगी। मैंने कहा ना आपको कि +1 कहां करते हैं? जहां सवाल में लिखा होगा शुरू में कि शुरुआत में ये सभी घंटियां एक साथ बजी, शुरू लिखा होगा साफ साफ, फिर कहेगा इतने इतने सेकंड बाद बजती हैं, तो बताओ 30 मिनट या 60 मिनट या 1000 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो वहां हमको +1 करना है, क्योंकि शुरुआत में भी बजी है, वो वाला टाइम प्लस करना होता है। यहां ऐसा उसने कहीं नहीं लिखा हुआ, और ठीक है, आप समझ गए चीजों को। आगे बढ़ सकता हूं? ये सवाल करिए। अब कुछ HCF वाले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जहां HCF लेना होता है। ये तो एलसीएम के क्वेश्चन थे, चाहे वो ट्रैफिक लाइट के हों, चाहे वो घंटी के हों, चाहे वो दौड़ भाग रेस वाले सवाल हों, इन केस में हम एलसीएम लेते हैं। अब HCF के केस देखते हैं कि HCF कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनते हैं। संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करके 7000 mm, 385 mm और 12950 mm की लंबाई सटीक रूप से मापना चाहता है, सटीक रूप से। तो मापने वाले टेप की अधिकतम संभव लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? अधिकतम संभव लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? आपका जवाब क्या होगा, बताइए।
पता है क्या कहना चाह रहा है सवाल? देखो ये सवाल आपने पढ़ा, अब मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है सवाल। एक्चुअल में सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका HCF लेना है ना? होता है ना कि सर हम रटना थोड़ी चाह रहे हैं, हमें तो बताओ कि हाउ डू वी नो कि ये सवाल में HCF लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, सवाल की पहले मैं वैल्यूज लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे 7000 लिखा mm, फिर लिखा 3850 mm, फिर लिखा मैंने 12950 mm। अब कह रहा है ये तीन लंबाई वाली ना, तीन लंबाई वाली कोई कोई रॉड है, इतनी लंबी लंबी कोई रॉड है, ये अलग अलग लंबाई की। सवाल कर रहा है वो फीता बताओ। एक फीता होता है ना, आपने देखा होगा जो पुराने जो टेलर होते थे, पुराने टेलर जो कपड़े सीते थे, शायद आपने नहीं देखा होगा, उनके पास वो फीता नहीं होता था, उनके पास ना एक मेजरमेंट की वो लकड़ी वकड़ी वगैरह रखते थे या लोहे की रॉड मेजरमेंट की, और उसी को ही ऐसे करके वो मापते थे, है ना? आजकल तो वो टेलर के गले में वो पड़ा रहता है, ऐसे करके वो माप देता है, ऐसे करके आपकी लंबाई ले लेता है वो। लेकिन पुराने जमाने के जो लोग थे उनके पास ना ऐसे कुछ फिक्स रहता था, कोई लकड़ी का टुकड़ा होता था, वो फिक्स था कि भाई साहब ये ना ये आधे मीटर का टुकड़ा है, तो इसी आधे मीटर को ऐसे करके वो नापते थे चीजों। तो वो वही चीज है, आपसे पूछ रहा है कि वो हमें वो टेप का उपयोग करके कह रहा है मापने वाले टेप की अधिकतम लंबाई, यानी कि वो टुकड़ा अधिकतम कितने मीटर का होना चाहिए कि हमारी जो सटीकता है ना, लंबाई जो है वो सटीक रूप से मापना चाहता है। सटीक रूप से मतलब आपको एक ऐसे मेजरमेंट की वैल्यू बतानी है जो इसको भी पूरी तरह विभाजित कर दे, इसको भी कर दे और इसको भी कर दे, यानी कि कोई रिमाइंडर ना रहे। इसी को बोलते हैं सटीकता से मापना। क्या बोलते हैं? सटीकता से मापना। जैसे मैं आपसे कोई कुछ काम कहता हूं कि भाई ये काम सटीकता से करो, सटीकता से यानी कि आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है उसमें। तो अगर ये सटीकता से मापना चाह रहा है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि उस मेजरमेंट की लंबाई बताओ जो इसको भी सटीकता से माप दे, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी। सर ऐसा तो इनका HCF होगा, और उसकी अधिकतम लंबाई पूछी है। आपसे पूछा है कि मापने वाले टेप की अधिकतम लंबाई, अधिकतम संभव, यानी कि मैक्सिमम कितना बड़ा वो हो सकता है जो इन तीनों को सटीकता से माप दे। सर अधिकतम सबसे बड़ा वो तो इनका HCF होगा, और HCF निकालना मैंने आपको सिखाया है कि दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो। ये 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 3150 मेरा डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस ही HCF होगा अगर ये तीनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन डिफरेंस ने HCF, डिफरेंस जो है HCF नहीं है, डिफरेंस HCF नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो ऑप्शन में ये होता नहीं है। तो इसका कोई फैक्टर HCF होगा। लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, हमें आंसर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, आप इस डिफरेंस को सेंटीमीटर में बदल लो। तो भाई MM को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। याद रखना, MM को, यानी कि अगर मैं XMM मेरे पास कोई वैल्यू है या AMM की कोई माप है, अगर मुझे इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा। मैं किससे? इसको 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो MM को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया? 315 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन से उठाओ जिस संख्या ने 315 को डिवाइड कर दिया, वही मेरा आंसर है, वही मेरा उस स्केल की लंबाई होगी। स्केल की, उस स्केल की लंबाई वही होगी जिसने 315 को काट दिया। और बड़ी संख्या उठाओ, अगर मैं 315 से 45 को डिवाइड करता हूं तो 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 5 सत्ते 35, पूरा पूरा काट दिया, यानी कि मेरा जो HCF होगा वो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। नहीं काटा इसने क्या? काट तो दिया, 45 सेंटीमीटर। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5 सत्ते 35, है ना? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर।
हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए भाई। 35 से बड़ी वैल्यु आपकी 45 है जो काट रही है इसको, हमें बड़ी चाहिए, हाईएस्ट मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। और नहीं तो फिर आप इनका HCF इस तरीके से ले लेना, 7000 3850 1290 का अपना ये वाला मेथड है, इससे कर लेना। ठीक है, तो जो आएगा आंसर उसको 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये mm में आएगा, ये सब हमको mm में दिए हुए हैं, और mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 10 से डिवाइड किया जाता है। ये डिफरेंस आया था, डिफरेंस mm में था, सेंटीमीटर में बदला तो 315 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने कहा कि ऑप्शन में से बड़ी संख्या को उठाया करो और उसको डिवाइड किया करो, अगर वो पूरी तरह इस डिफरेंस से कट गई वही मेरा HCF है, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी जरूरत, पड़ेगी जरूरत, क्योंकि हमें चेक भी करना है, चेक भी करना है, चेक भी करना है, पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। ये 45 से 7000 को डिवाइड करना चाहिए भाई। 7000 को क्या 45 ने डिवाइड किया है? नहीं किया। मैं अभी तो वही तो देख रहा हूं, 45 से तो ये कटेगा ही नहीं। अगर नहीं कटेगा तो फिर हम 45 को नहीं ले सकते, फिर हमें 45 से भी छोटी एक वैल्यू चाहिए, 35। तो 315 को क्या 35 डिवाइड कर रहा है? देखना जरा, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 5 नाम 45। अब क्या 35 ने इन तीनों को डिवाइड किया? जरा देखना, 7000 को डिवाइड किया क्या 35 ने? आप कहेंगे यस सर डिवाइड कर दिया। क्या 3850 को डिवाइड किया 35 ने? 35 एकम 35, 35 एकम 35 कर दिया। क्या 12950 को डिवाइड किया 35 ने? बताना जरा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 5, 7 अट्ठे 56, 3, 7 पंजे 35, 0, ये भी डिवाइड कर दिया। मतलब मेरा आंसर 35 होगा। दो संख्या डिवाइड कर रही थी, 45 से भी हमको इनको काट के देखना है। चलो, अगर आप इस तरीके से HCF नहीं निकालना चाहते तो फिर आपका वही बेसिक मेथड है कि आप इस तरीके से HCF निकालो। इस तरीके से आप जाएंगे, सबके लास्ट में 0 है तो 10 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 700, 385, 1295, ये बचा। अब क्या 5 आ जाएगा, है ना? तो 5 से जाएगा 140 बार, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 2 5 पूरे 25, 5 नाम 45। अब 7 आ जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 7 11 और 7 तिया 21, 7 सत्ते 49। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं सर, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। 20 11 37 में से क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं। तो मेरा HCF क्या हो गया? 10 पंजे 50, सत्ते 350, यानी कि 350 mm, ये mm में है HCF। लेकिन मुझे आंसर सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जरा बताएंगे इसका जवाब। बताओ बच्चे जल्दी से। सवाल कर रहा है बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करो जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। अगेन ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कराया। उससे पहले आपने क्या करना है, हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये लिख लो अगर आप नहीं जानते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब चूंकि मुझे जो ये लंबाई दी हुई है ना, ये 6 मीटर दी हुई है, ये 5 मीटर 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो। तो 6 मीटर को क्या बोलेंगे? 100 से गुणा करके 600 सेंटीमीटर। 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? 500 प्लस 25, यानी कि 525 सेंटीमीटर। 525 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखो, ऐसे रहने दो। तीसरी संख्या क्या है? 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1200 प्लस 50,
तो 1250 सेंटीमीटर। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 1250। अब जो संख्या हमको मिली है इनका HCF ले लो, क्योंकि इनका HCF ही बच्चे वही संख्या होगी, इनका HCF ही वही संख्या होगी जो इनको पूरी तरह मापने के लिए यूज होगी और बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी। मैंने कहा दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 75 सेंटीमीटर। अब 75 सेंटीमीटर ही मेरा आंसर होगा अगर ये इन तीनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन इसने तो किया ही नहीं भाई डिवाइड। कहां किया? 525 को करेगा क्या डिवाइड? 125 को करेगा क्या डिवाइड? 600/75 अगर मैं करता हूं तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 10, 25 चौके 100, 3 अट्ठू 24। क्या इसको किया है 525 को 75 ने? 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 कर दिया। क्या इसको किया है 75 ने? 25 तिया 75, 25 पंजे 125। इसको तो नहीं किया, इसको तो नहीं किया भाई। तो फिर मेरा HCF 75 सेंटीमीटर नहीं होगा, फिर इसका कोई फैक्टर होगा। क्या इसको मैं 2 से अलग कर सकता हूं 75 को? नहीं। तो 3 से अलग कर सकता हूं, तो फिर मेरा आंसर 25 सेंटीमीटर होगा और 25 इन तीनों को काट देगा। डेफिनेटली इन तीनों को 25 काट देगा, यानी कि मेरा जो HCF होगा बच्चे वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि इसने मीटर में दिया हुआ है तो मैं सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे मिलेगा 0.25 मीटर। क्या मिलेगा? 0.25 मीटर। ऐसे भी आप कर सकते हो, और आपके पास दूसरा तरीका है ये वाला, इससे भी आप इनके HCF निकालोगे तो वो मिलेगा हमें 25 सेंटीमीटर। उसको मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो मीटर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये मापने वाले जो चीजें हैं ये आपकी क्लियर हैं। और आगे बढ़ूं मैं, जरा ये सवाल करना। सवाल है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 मीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये सवाल जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना, क्षेत्रमिति, वहां भी मैं आपको ये सवाल कराऊंगा जहां आवश्यक टाइल्स की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ LCM का केस है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक कमरे की छत है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कमरे की छत है, उसने बोला गया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 12 मीटर मतलब 1200 सेंटीमीटर, टोटल हुआ 1295 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 1295 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी कि 300 प्लस 85, 385 सेंटीमीटर। 300 कैसे किया सर आपने? 3 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदला है 100 से गुणा करके, तो 300 है। ठीक है, तो ये हो गया 385 सेंटीमीटर। अब ये कमरे की विमाएं हैं, कमरे की डायमेंशन है। आपसे कह रहा है ना कि इस छत को पक्का करना है। ये कमरे की छत की विमाएं हैं, कमरे की छत की डायमेंशन है। आपसे कह रहा है इनको पक्का करना है, टाइल बिछानी है। घर पे टाइल बिछाई जाती है ना छत के ऊपर, छोटी। अब कह रहा है कि वो जो टाइल है ना वो वर्गाकार होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। टाइल अगर स्क्वायर है, टाइल हमारी क्या होनी चाहिए? वर्गाकार, यानी कि स्क्वायर शेप होनी चाहिए। तो स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर शेप होनी चाहिए। और आपसे कह रहा है टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। यार एक बात बताओ आप मुझे, सुनो, बड़ी प्रैक्टिकल बात बताना, मैथ से हटके, थोड़ा सा मैथ से हटो और बड़ी प्रैक्टिकल बात मुझे बताना। अगर ये कमरा है और इसके ऊपर मुझे टाइल बिछानी है और टाइल में कम से कम बिछाऊं, कम से कम यानी कि न्यूनतम संख्या मुझे टाइल की इसके ऊपर बिछानी है,
तो मुझे क्या करना होगा? मैं टाइल का साइज कम कर दूं या टाइल का साइज बढ़ा दूं? क्या सही होगा जवाब? मुझे टाइल बिछानी है कम से कम, और पूरी छत कवर भी होनी चाहिए, और टाइल की संख्या कम रहनी चाहिए, कम से कम रहनी चाहिए। तो एक टाइल का साइज बढ़ा दूं या कम कर दूं? बताओ। और टाइल वर्गाकार रहनी चाहिए, स्क्वायर, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई रहनी चाहिए। आप कहेंगे सर अगर कम से कम टाइल बिछाना चाह रहे हो ना, तो टाइल का साइज मैक्सिमम करना होगा, बड़े से बड़ा साइज टाइल का करना होगा, मैक्सिमम साइज की टाइल हमको चाहिए। न्यूनतम संख्या अगर हमें टाइल की रखनी है तो हमें एक टाइल का जो साइज है वो बड़ा करना होगा, बड़ा। और बड़ा साइज करना है, मैक्सिमम करना है, मतलब इन दोनों का HCF हमको लेना होगा। एक ऐसी संख्या हमको बतानी होगी जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, वो होगी इनका HCF, है ना। वो संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी, लंबाई और चौड़ाई को भी, वो होगी इनका HCF। तो बताओ सबसे पहले इनका HCF क्या होगा? HCF ऑफ 1295 और 385 बताएंगे जरा भाई। तो यहां से अगर मैं करूंगा 1295 और 385, 5 से जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 5 पूरे 25, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35। अब किसी से जाएगा क्या? ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कि एक टाइल की जो डायमेंशन आ गई 7 पंजे 35 सेंटीमीटर आ गई, एक टाइल की, एक टाइल की डायमेंशन, यानी कि इसकी लंबाई आ गई 35, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? 35 हो जाएगी। अब टाइलों की संख्या का आप फॉर्मूला लिख लो। जब भी सवाल आएगा ना टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या हमसे पूछेगा, तो आपका फॉर्मूला होगा छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, क्षेत्र। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रूफ अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, ये टाइलों की संख्या होती है कि छत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो इस सवाल में हमें क्या करना है? हमें टाइलों की संख्या चाहिए, तो छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 1295 गुणा 385, और एक टाइल का क्षेत्रफल होता है 35 गुणा 35। भाई इसकी ये भी 35 आ गई और ये भी 35 आ गई। तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 35 गुणा 35। आप इसे सॉल्व करके जल्दी से मुझे बता दो जवाब कितना होगा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से जाएगा 11 बार, ये जाएगा आपका 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 5 7 सत्ते 7 अट्ठू 56, 7 पंजे 35, 5 तिया 15, 3 5 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77, 11 तिया 33 और 7 40, यानी कि 407 टाइल की संख्या मुझे चाहिए होंगी। 407। और ये सवाल आपका मेंसुरेशन का है, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है बच्चे। मेंसुरेशन में भी मैं आपको ये सवाल कराऊंगा। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से देखना और चीजें आपको और क्लियर होंगी। ये सवाल भी बताओ जल्दी से आप मुझे, सभी लोग बताएंगे। सवाल का जवाब जल्दी से बता दो भाई साहब। 5 मिनट आज मैं एक्स्ट्रा लूंगा आपकी, तो क्योंकि मुझे एक दो क्वेश्चन और कराने हैं। सवाल कह रहा है 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स हमको चाहिए, कि टाइल की कोई भी भाग बर्बाद ना हो। और टाइलों की संख्या क्या है? टाइलों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अब यहां हमारे पास कोई फर्श है, देखो ये कोई फर्श है हमारे पास, जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर।
सवाल करा है इसके ऊपर ना टाइल बिछानी है, इसके ऊपर क्या करना है, टाइल बिछानी है, और टाइल की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अब आपको पता है अगर टाइल की संख्या न्यूनतम होगी तो टाइल का साइज बड़ा होना चाहिए, और टाइल अगर वर्गाकार है तो हमें वो संख्या बतानी है जो इससे भी कटे इससे भी कटे, यानी कि HCF ऑफ 100 एंड 80 ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 20, क्योंकि 20 पंजे 100 20 चौके 80, डिफरेंस इनका 20 ही है। तो वर्गाकार जो टाइल आपकी आई है ना, वर्गाकार टाइल, उसकी भुजा आ गई 20। कितनी आ गई बच्चे, उसकी भुजा आ गई 20। बस क्या करना है, टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल या फिर फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल 20 गुणा 20। तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 5 चौके 20। कितनी टाइल बिछाई जाएंगी बच्चे, आप कहेंगे सर 20 टाइल बिछाई जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये वाला करिए। ये सवाल बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं, अलग अलग तरह के दूध हैं। कह रहा है कि पहली किस्म की 429 लीटर, दूसरी किस्म की 462 लीटर, और तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है। 3 अलग उसके पास डब्बे हैं दूध के। पहले डब्बे में इतना लीटर दूध है, दूसरे डब्बे में इतना है, तीसरे में इतना है। पहले डब्बे में कितना है, 429 लीटर दूध है, दूसरे डब्बे में कितना है, 462 लीटर दूध है, और तीसरे डब्बे में कितना है, 528 लीटर दूध है। अब सवाल ने आपसे बोला कि वह न्यूनतम संभावित संख्या बताओ जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सके। सबसे पहले आपको बताना है वो बड़े से बड़ा मापन बॉक्स, एक होता है ना डब्बा, जिससे आपने देखा होगा गांव में जो दूधिया होते हैं, दूध वाले होते हैं, उनके पास 1 किलो होती है, उससे भर के ऐसे डालते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, है ना। तो आपको वो मापन डब्बा बताना है, वो मेजरमेंट बॉक्स की वैल्यू बतानी है जो इसको भी पूरी तरह डिवाइड कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे, पूरी तरह, पूरी तरह, और वो बड़े से बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो आप कहेंगे वो होगा सर इनका HCF। क्या होगा, वो होगा इनका HCF। इनका HCF ही क्या होगा, जो बड़े से बड़े मापन डब्बा है ना, उसका उसका मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज बॉक्स, मैक्सिमम साइज बॉक्स का मेजरमेंट बताना है, वो होगा इनका HCF। HCF क्या होता है बच्चे, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। जरा इनका डिफरेंस बताना, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया 33। अब मेरा HCF जो होगा बच्चे वो 33 होगा अगर वो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। मेरा HCF क्या होगा, मेरा HCF 33 होगा अगर वो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। क्या कर रहा है जरा देखना, 429 बटा 33, 33 एकम 33, 33 तिया 99, 462 बटा 33, 33 एकम 33, 7 6 13, 33 चौके 132, 528 बटे 33, 33 एकम 33, 17 2 19, 3 6 18, पूरा 16 बार। तीनों को काट दिया, यानी कि मेरा जो HCF है वो 33 ही हो जाएगा। तो एक बक्से का साइज मिल गया आपको 33। आपका आंसर 33 नहीं है ना, आंसर आपका 33 नहीं है बच्चे। आपसे पूछा है कि हमें बताना है वह न्यूनतम संभावित संख्या जिसमें अलग अलग इनको डाला जा सके। कितनी ऐसी संख्या होगी, ऐसे कितने डब्बे होंगे 33 लीटर के, डब्बों की संख्या पूछी है। ये तो आपने एक डब्बे का मेजरमेंट बताया है कि एक डब्बा 33 लीटर का होगा, आपको बताना है ऐसे कितने डब्बे होंगे। तो आपका जवाब पता है क्या होगा, आपका जवाब होगा 429 बटा 33, जो कि आपने ये किया, तो 13 डब्बे यहां से मिलेंगे। 462 बटे 33,
14 डब्बे यहां से मिलेंगे और 528/33 यानी कि 16 डब्बे यहां से मिलेंगे। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा? 43 डब्बे, यानी कि ऐसे 33 लीटर के 43 डब्बे होंगे, 43 डब्बे होंगे। हमें डब्बों की संख्या बतानी है। एक डब्बा कितने का है? 33 लीटर का, जो इनको पूरी तरह डिवाइड करेगा। हमें बताना है ऐसे कितने डब्बे होंगे। तो 429 वाले में से 33 लीटर के 13 डब्बे बन जाएंगे, 462 में से 33 लीटर के 14 डब्बे बन जाएंगे, और 528 में से 33 लीटर के 16 डब्बे बन जाएंगे। तो टोटल डब्बों की संख्या पूछी है, आप कहेंगे 43 डब्बे होंगे। अगर सवाल में यह पूछता कि एक डब्बा अधिकतम साइज का कितना हो सकता है, तो आपका आंसर 33 था। उसने पूछा संख्या बताओ, नंबर ऑफ डब्बे, आपका जवाब कितना हो जाएगा? 43 डब्बे हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसमें अब कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ वर्कशीट में भी डालूंगा। तो यही आपका एलसीएम एचसीएफ था। अब मंडे से हम लोग अपना शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे, आने वाले सवाल हैं। तो मिलेंगे मंडे को। थैंक यू, बाय बाय।